किट्टू है और पिछले पार्ट में आपने जाना कि मैं अपने परिवार से मिलने के लिए वापस अपने गांव जा रही थी और उसके लिए मैं ट्रेन का सफर तय कर रही थी। बहुत सारे स्टेशन निकल गए थे और मेरी बोगी पूरी तरह से खाली थी कि तभी एक स्टेशन में एक खूबसूरत सी लड़की मेरी बोगी पर आकर बैठ जाती है। थोड़ी देर तो हम दोनों ही शांत थे, पर थोड़ी देर के बाद हम दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है और मैं उसे थोड़ा बहुत जानने लगती हूँ। फिर मैंने उसके बारे में पूछा कि वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रही है, आखिर वो करती क्या है। तो उसने मुझे बताया कि वो यहाँ दिल्ली पर काम ढूंढने के लिए ही आई है और इसी वजह से अब वो यहाँ दिल्ली पर ही रह रही है। हम थोड़ी देर तक ऐसे ही इधर उधर की बातें कर रहे थे, दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स की बातें कर रहे थे, यहाँ के फूड के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ के लोगों के बारे में बात कर रहे थे और यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात कर रहे थे। मैं उससे पूछ रही थी कि आखिर वो किस प्रकार की जॉब ढूंढ रही है। अब तक तो सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत ही शांति से गुजर रहा था और उसका स्टेशन भी अब थोड़ी ही देर में आने ही वाला था। मैं बस यही सोच रही थी कि अब ये अगले स्टेशन में उतर जाएगी तो मैं थोड़ी देर सो लूंगी कि तभी अचानक से उसने मुझसे एक ऐसी बात की जिसे सुनकर मैं बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी और मैं बहुत ही ज्यादा पैनिक हो गई थी। उसने मुझसे घुमा फिरा कर कुछ भी नहीं कहा। उसने मुझसे डायरेक्ट बस यही पूछा कि आखिर तुम इतनी रात को अकेले कार चलाकर स्टेशन क्या ऐसे ही रोज आती हो। उसकी ये बात सुनकर मैं बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी और वो ऐसा कहकर हल्का सा मुस्कुराने लगी थी, जैसे कि मानो वो मजाक कर रही हो, पर मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी। उसके ऐसा कहने के बाद मैं बहुत ज्यादा सोचने लगी कि आखिर ये है कौन, क्या ये मेरा पीछा कर रही है, क्या ये आधे रास्ते से मेरा पीछा कर रही है या मेरे घर के निकलने के साथ ही वो मेरा पीछा कर रही है। कहीं ये कोई लुटेरी या कोई चोर तो नहीं और ये मेरे पास ही आकर क्यों बैठी है। मैं हर चीज़ को अब नेगेटिव वे में लेने लगी थी क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी और रास्ते में मेरे साथ एक भूतिया हरकत भी हो चुकी थी जिससे मैं भूतिया मानने लगी थी। अब मैंने अपने आप को ले देकर संभाला और अपने एक्सप्रेशन बदलने नहीं दिए। मैंने उससे बहुत कामली ही कहा कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अकेले कार चलाकर यहाँ स्टेशन तक आई हूँ। ऐसा तो मैंने किया ही नहीं है। मेरे ऐसा कहते ही वो लड़की मुझे अजीब तरह से देखने लगी, जैसे कि मानो वो जानती है कि मैं झूठ कह रही हूँ। वो हल्का सा मुस्कुराने लगी और उसने कहा कि अरे ऐसा ही तो हुआ है और तुम्हारी रास्ते में कार भी तो खराब हो गई थी ना। ऐसा सुनने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी कि आखिर इसे पता कैसे है और ये कौन है, क्या ये मुझे पूरे रास्ते भर फॉलो करती हुई आई है। मैं धीरे धीरे अपना कीमती सामान अपने पास करने लगी और मैंने उससे कहा कि तुम्हें ऐसा किसने कह दिया कि ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ था। ऐसा कुछ तो मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है और तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। क्या तुम थी वहाँ पर मेरे साथ? तुम तो नहीं थी ना, तो फिर ऐसा तो नहीं हुआ है मेरे साथ। मैं ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी और शायद मेरी शक्ल पर भी दिख रहा था कि मैं झूठ कह रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा घबरा गई हूँ। मेरे ऐसे बिहेव करने की वजह से वो औरत शांत हो गई थी और बहुत अजीब तरह से मुझे देख रही थी। जैसा कि पहले मैंने बताया कि शायद उसे लग रहा था कि मानो मैं झूठ कह रही हूँ। उसने मुझे थोड़ी देर तक देखा जिसकी वजह से मैं और ज़्यादा घबराने लगी थी और मैंने उससे कहा कि आखिर तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो। तब उसने मुझसे जो कहा वो सुनकर मेरे होश ही उड़ गए थे। उसने मुझसे कहा कि मैं थी तो तुम्हारे साथ जब तुम्हारी कार खराब हुई थी। क्या तुम्हें मेरी मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ? जब उसने ऐसा कहा तो मैं बयान नहीं कर सकती मुझे कितना ज़्यादा डर लग गया था। और ठीक उसी समय ट्रेन एक दूसरे स्टेशन पर आकर रुक गई थी। वो स्टेशन भी पूरी तरह से खाली था क्योंकि बहुत लेट हो गया था। और उस लड़की की ये सारी बातें सुनने के बाद मैं बहुत घबरा गई थी। मैं तुरंत ही अपनी जगह से खड़े हो गई और मैंने उससे कहा कि मुझे इस स्टेशन पर उतरना है, मुझे जगह दो। तो वो मेरे सामने खड़ी हो गई। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें यहाँ थोड़ी ना उतरना है। मैंने उससे कहा कि नहीं, मुझे यहीं पर उतरना है, मुझे जगह दो।
मेरे ऐसा कहते ही वो लड़की ने मुझे जगह दे दी और मैं जैसे ही उसे क्रॉस करने वाली थी, उसने तुरंत ही अपना हाथ मेरे सामने रख दिया। मेरे हाथ पैर बहुत ही बुरी तरह से काँप रहे थे। वो समझ गई थी कि मैं बहुत बुरी तरह से डर चुकी हूँ। और जब उसने मेरा रास्ता रोका और जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, जैसे मानो वो सब कुछ जानती है। उसकी हंसी बिल्कुल भी साधारण नहीं थी, वो एक डायन की तरह हंस रही थी। उसकी हंसी इतनी ज़ोरदार थी कि पूरी आवाज़ पूरी बोगी में गूंज रही थी। मेरा डर के कारण बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया था। मैंने उसे धक्का देने की कोशिश की और वहाँ से भागने की कोशिश की, पर जैसे ही मैंने उसको धक्का दिया, वो 1 इंच भी नहीं हिली। ऐसा होने से मुझे ये एहसास हुआ कि वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और मेरी तमाम कोशिश के बाद भी शायद मैं उसे हटा नहीं पाऊंगी। मैं वहीं उसके बाजू ही खड़ी थी कि धीरे धीरे उसकी रंगत बदलने लगी थी। वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी। उसके बाल सफ़ेद होने लगे थे, उसकी आंखें सफ़ेद हो गई थी, उसके नाखून, वो बहुत ही ज़्यादा डरावना दृश्य था, मैं बयां नहीं कर सकती। मैं थोड़ा पीछे की तरफ गई और उसे ज़ोर से धक्का दिया। उसका हाथ ऊपर था तो मैं नीचे से निकल गई और मैं तुरंत ही दरवाजे की तरफ भागने लगी। जब मैं भाग रही थी तो मुझे अब भी याद है, पीछे से वही घुंघरुओं की आवाज़ें आ रही थी, जैसे मानो वो भागते हुए मेरे पीछे आ रही है। बिल्कुल वैसी ही घुंघरुओं की आवाज़ जो मैंने रास्ते पर सुनी थी। मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं पीछे पलट कर देखूं। मैं तुरंत ही ट्रेन से उतर गई और स्टेशन के बाहर भागने लगी। मुझे घुंघरुओं की आवाज़ मेरे पीछे तक आ ही रही थी। मेरे होश उड़े हुए थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरी धड़कनें बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी, पर उस वक्त शायद भगवान को मुझ पर दया आ गई थी। स्टेशन के बाहर ही मैंने एक छोटा सा मंदिर देख लिया था। मैं तुरंत ही उस मंदिर की तरफ तेज़ी से भागी और उस मंदिर के अंदर चली गई। जैसे ही मेरे कदम उस मंदिर की चौखट पर पड़े, तुरंत ही मुझे वो घुंघरुओं की आवाज़ें आना बंद हो गई। उसके बाद मैंने पूरी रात उस मंदिर पर गुजार दी। अगले दिन सुबह जब पंडित जी आए तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने मुझसे यही कहा कि बेटे तुम घबराओ मत, मैं अभी तुम्हारी पूजा करवा देता हूँ और सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर हम दोनों ने साथ मिलकर पूजा की और उन्होंने मुझे एक धागा दे दिया और कहा इस धागे को पहने रखना, वो चुड़ैल तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। पंडित जी ने और भी बाकी लोगों को मेरी कहानियाँ बताई। उसके बाद मैंने अगली ट्रेन पकड़ी और वापस अपनी मासी के घर चली गई। मैंने वापस से उसी रास्ते को क्रॉस किया जहाँ पर मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, पर इस बार मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। उसके बाद फिर अगले दिन की ट्रेन से मैं अपने गांव चली गई।